हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। आज हम आपके सामने लेके आया हूँ केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर। ये मेरा सेकेंड वीडियो लेक्चर होगा। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम केमिस्ट्री के पदार्थ के संरचना के बारे में ही बतलाया था। इसमें भी हम पदार्थ के संरचना के बारे में ही पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ा था कि भौतिक आधार पर, भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ के कितनों भागों में विभाजित किया गया है। तो हमने पढ़ा कि भौतिक आधार पे पदार्थों को तीन भागों में विभाजित किया गया था, ठोस, द्रव और गैस। तो वहाँ पे हमने ठोस, द्रव, गैस के प्रॉपर्टीज को बारे में पढ़ा कि ठोस की संरचना कैसे होती है, उस पे द्रव्यनांक और क्वथनांक का क्या प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से हमने द्रव और गैस के प्रॉपर्टीज को पढ़ा और ये जाने कि उसके द्रव्यनांक क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें अशुद्धियाँ मिला देते हैं तो उसमें क्या चेंजिंग होती है। तो पहला वीडियो में हमने ठोस, द्रव, गैस के बारे में पूरी तरह से जानकारी ली है। आज हम रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। मतलब क्या, रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में विभाजित किया गया और जो पदार्थ है उसके प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे। तो देखिए बच्चों, रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण यानी एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो सबसे पहले हम तत्व को समझते हैं। तत्व क्या है? एलिमेंट। मतलब तत्व जो होता है ना, एक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, एलिमेंट ही है, ठीक है। वो स्वतंत्र होता है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब तत्व अविभाज्य कण होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए तत्व कैसा कण है, तो अविभाज्य कण, मतलब जिसको टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, दो अलग भाग नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरस, सोडियम, एल्युमिनियम, कुल मिला के जितने भी तत्व हैं 108 या उससे ज़्यादा भी होगा, वो बताओ उस तत्व को आप टुकड़ा कर सकते हो? हम यहाँ पर एग्जांपल लिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और सारे गैस हो सकते हैं और सारे हैं दूसरे प्रकार के पदार्थ भी। तो बताओ, इसको हाइड्रोजन को आप तोड़ सकते हो क्या? हाइड्रोजन H लिखाता है, ऑक्सीजन O लिखाता है, तो क्या इसको हम दो अलग भाग कर सकते हैं? H का तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। तो तत्व का तो मतलब क्या? तत्व का मतलब यही हुआ कि एक ऐसा पदार्थ जिसको दो अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, किसी भी विधि के द्वारा, चाहे कोई भी नियम के द्वारा इसको विभाजित नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसको तत्व कहते हैं। अब हम बात करते हैं यौगिक पर ना, कंपाउंड। यौगिक कैसे बनता है, यौगिक क्या है? देखिए बच्चों, यौगिक बनाने के लिए ना, इसमें दो या दो से अधिक तत्व की जरूरत पड़ता है। जब दो या दो से अधिक तत्व को आपस में समान अनुपात में मिलाया जाता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसको कहते हैं कंपाउंड यानी यौगिक। तो ये बात तो समझ में आ गया कि यौगिक को बनाने के लिए हमें दो या दो से अधिक तत्व की जरूरत पड़ता है। और जब उस दो या दो से अधिक तत्व को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो एक नया पदार्थ तैयार होता है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ देखिए क्या किया, A प्लस B, दो अलग अलग तत्व है, दोनों को हम मिला दिए। मिलाने के बाद देखिए हमारा क्या बना, AB। मतलब A और B दो अलग अलग तत्व था, जब उसको दोनों को मिला दिए तो एक नया तत्व बना कंपाउंड, इसको कहते हैं हम लोग यौगिक, AB यौगिक। और देखिए इसमें लिखे हैं समान अनुपात। हाँ, जब भी यौगिक बनेगा तो उसमें समान अनुपात होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जल देखिए और सोडियम क्लोराइड देखिए, जल में क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्या हम आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे देंगे, जल बना दीजिएगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का समान अनुपात उसमें मिलाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ दो अणु है, तो यहाँ हो जाएगा दो अणु। ऑक्सीजन कितना अणु है, एक अणु है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या नहीं, परमाणु द्रव्यमान देखना होता है, 16 होता है। इसको जब कटाइएगा 2 से तो कटेगा 1:8, या तो 2:16 होगा या तो 1:8। मतलब हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन के एक अणु जब आपस में मिलता है तो जल का निर्माण होता है। उसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड का ना, सोडियम और Cl क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड हो गया। तो इस सोडियम और क्लोरीन का जो है ना समान अनुपात लेंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड बनेगा। नीचे लिखें, इसका द्रव्यनांक तथा क्वथनांक फिक्स होता है। सही बात है, यौगिक का जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होता है ना वो फिक्स होता है।
जैसे कि हम बात करते हैं जल है ना, H2O, तो इस 100 डिग्री टेम्परेचर पे ही ये इसका क्वथनांक होगा, उबलेगा। और द्रवनांक मतलब क्या, द्रवीय अवस्था में आने का। तो इसका मतलब है कि अगर इस हम जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे देंगे तो वो उबलना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए हम बोलें कि जल का जो क्वथनांक होता है ना वो फिक्स होता है। अगर है कि इसके बनने में ऊष्मा उत्सर्जन एवं अवशोषण होता है, सही बात है। जब भी यौगिक बनता है ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, या तो ऊर्जा निकलेगी या तो ऊर्जा ग्रहण होता है। जैसे देखिए आइस ना, बर्फ, जब इसको हम 0 डिग्री से, जैसे आइस है ना, तो ये 0 डिग्री से कम पर, मतलब क्या -डिग्री पे ये जम जाता है। जब जल को -डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाएगा तो वो बर्फ़ में बदल जाता है। और जब बर्फ़ को हम टेम्परेचर देंगे तो वो टेम्परेचर उसमें राइज करेगा, माइनस से वो प्लस की ओर बढ़ेगा। और जहाँ ही बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो आप उसको कितनों टेम्परेचर दोगे वो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक बर्फ़ पूरी तरह से वाटर में पिघल ना जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बनेगा। कहने का मतलब क्या, -डिग्री सेंटीग्रेड से वो प्लस की तरफ बढ़ेगा टेम्परेचर, किसका, आइस को, जब हम इसको हीट देंगे तो। ये बढ़ते 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 कहाँ आएगा, 0 पाएगा। 0 डिग्री पे ज्यों ही आइस का टेम्परेचर आएगा, अब उसको कितनों टेम्परेचर अधिक से अधिक दे, 0 डिग्री से आगे बढ़वे नहीं करेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक कि पूरी तरह से आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो फिर जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और तब फिर उसको हम हीट देंगे ना तो वो फिर राइज करेगा, और राइज करते करते कहाँ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो ही वाटर का टेम्परेचर होगा वो उबलना स्टार्ट कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आइस जो है कन्वर्ट हो रहा है किस में, वाटर में। एक आइस मेरा कंपाउंड था और उसको कन्वर्ट कर दिया गया वाटर में, तो देखिए ना उष्मा का नहीं हुआ है प्रत्याग, ग्रहण हुआ है। उष्मा का यहाँ क्या हुआ है, ग्रहण हुआ है। अब बात करते हैं वाटर का। वाटर को जब हम हीट देंगे तो ये हीट इसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर में जो होता है अणु इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देगा, और वो फिर वाष्प बन के उड़ना भी स्टार्ट कर देता है, यानी इसका उबलना तय है। तो यही कहते हैं, जब भी क्वेश्चन पूछे कि यौगिक के बनने में उत्सर्जन या अवशोषण दोनों होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक चीज हम नहीं लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, यौगिक जो होता है ना यौगिक जो होता है ना, यौगिक का गुण उसके अणु के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि हम जल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जल का लेते हैं। ये जल हमारा क्या है, एक यौगिक है, यौगिक है। इसका हम यूज किस में करते हैं, पानी पीने में करते हैं, आग बुझाने में करते हैं, मतलब बहुत प्रकार के ऐसे काम हैं जिसमें इसका हम यूज करते हैं। किसका, जल का। H2O मेरा जल है। लेकिन ये जल किससे मिलके बना है, बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलके। अब देखिए यहाँ से, हाइड्रोजन एक दहनशील ज्वलनशील पदार्थ है ना, एक ऐसा तत्व है जो तुरंत आग पकड़ लेता है। ये बहुत ही क्रियाशील होता है। कौन, हाइड्रोजन, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है ना आग का पोषक होता है, मतलब आग जलाने में काम आता है। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक कोई आग जलेगा ही नहीं। तो ये क्या करता है, ये बहुत ही, इसके पास अगर माचिस ले जाओगे या आग का कुछ पार्ट ले जाओगे तो तुरंत जलना स्टार्ट कर देता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, इसको हेल्प करता है जलाने में। तो इसका गुण क्या है, ज्वलनशील। इसका गुण क्या है, ऑक्सीजन हम लोग हवा एयर लेते हैं, और दूसरी बात ये आग को जलाने में मदद करता है। इसका अलग अलग गुण है। लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं तो ये बन जाता है वाटर, और वाटर का गुण देखिए दोनों से अलग हो जाता है। ये आग बुझाने का काम करता है, ये आग लगाने का काम करता है, और ये आग बुझाने का काम करता है। तो ध्यान रखना है कि यौगिक का जो गुण होता है वो जिस तत्व से मिल के बना है उससे बिल्कुल भिन्न होता है, ठीक है। ये बात मैंने नहीं लिखा, नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम मिश्रण पे। हमने पढ़ लिया तत्व और यौगिक, अब मिश्रण पे, मिक्सचर पे बात करते हैं। मिक्सचर भी जो बनता है दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से। मिश्रण का निर्माण कब होता है, जब दो या दो से अधिक तत्व को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण बनता है। मैंने बात किया था यौगिक का भी कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में जब मिलता
बात की जरूरत नहीं है। अब चाय बनाते हैं तो क्या उसमें चाय पत्ती चीनी अनुपात में देते हैं, जैसे मन हो वैसे मिला देते हैं ना। जैसे कि मैं बात करूंगा चावल में बालू कंकड़ मिलाना है तो क्या उस वही मिश्रण है ना, बालू और चावल का मिश्रण है, नमक और चीनी का मिश्रण है। तो मिश्रण के बनने में किसी अनुपात की जरूरत नहीं होता है। कोई भी दो अलग अलग पदार्थ को आपस में मिला दो वो मिश्रण आपका हो जाएगा। मतलब मिश्रण का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलने से एक नया पदार्थ बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि नया पदार्थ बन ही जाएगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है। अब जैसे देखिए मैं बात करता हूँ कि जब आप दूध चीनी चाय पत्ती को मिलाते हैं तो एक नया चीज़ सही में बनता है, चाय बन जाता है ना, सबसे अलग हो गया। लेकिन मैं बात करूं कि चावल में कंकड़ मिला देंगे तो क्या वो चावल बन जाएगा, दूसरा चीज़ गेहूं बन जाएगा, ऐसा तो नहीं हुआ, नहीं। तो हर जगह ये रूल काम नहीं करता, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मिश्रण का जो गुण होता है उसके तत्व से अलग नहीं होता है। मतलब मिश्रण जो बना, मिश्रण के बनाने में जो जो तत्व जो योगदान दिया उसका जो गुण होता है वो उसके तत्व मिश्रण के गुण से मिलता जुलता है, ठीक है। और मिश्रण के बनने में किसी भी प्रकार के ऊर्जा और ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ देखते हैं ना, ये मिश्रण जैसे कि CO2, इसमें देखिए क्या है, इसको हम लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड H2, यहाँ तो मिश्रण नहीं होगा, जैसे कि बारूद। अब देखिए यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, बारूद है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब के सब क्या है, मिश्रण है। एयर जो होता है ना, हवा, मिश्रण है। कोयला जो है मिश्रण है। मतलब कहता है A+B+C को किसी भी अनुपात में मिलाने से ABC बन गया, ये एक मिश्रण है। इसको क्या बोलेंगे हम, मिश्रण। तो मिश्रण के बनने में, इसके बनने में ऊर्जा एवं ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है, सही में नहीं होता है। चलिए आपने पढ़ लिया तत्व यौगिक मिश्रण, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। कभी कभी पूछ देता है ये तत्व है कि मिश्रण है, जैसे कि पूछ देगा बारूद क्या है, तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण है ना। पूछ देगा धुआं क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। आपको पूछ देगा जल क्या है, यौगिक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे है ऊर्ध्वपातन, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा नहीं पूछता है, एग्जाम्पल पूछ देता है। ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन। हम लोग हीट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका भी चर्चा होगा। क्या होता है, जब ठोस पदार्थ को हीट दोगे तो पहले वो द्रव में परिणत होगा, और जब और हीट दोगे तो द्रव से वो गैस में जाता है। मतलब किसी भी वस्तु जो अपना अवस्था परिवर्तन करता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु को जब हीट दोगे तो वो स्टेप बाय स्टेप अपना अवस्था चेंज करता है। अवस्था चेंज करने का मतलब क्या, वो जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ की बात करता हूँ, आइस का। आइस सॉलिड होता है, जब उसको हम टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर राइज करता है। वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाने के बाद वो वाटर में पहले चेंज होता है, और फिर और उसको हीट देते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का टेम्परेचर होने के बाद वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड आया, लिक्विड से फिर गैस में परिणत हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप कोई भी पदार्थ का अवस्था चेंज हो रही है। लेकिन कुछ ऐसा चेंजिंग जो डायरेक्ट हो, कहने का मतलब ये क्या कि ठोस से गैस में और गैस से ठोस में, बीच वाला पोर्शन है खत्म। बीच का जो पोर्शन था द्रव में आना, वो पोर्शन खत्म हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं फिर आइस का, हम फिर आइस पे आ जाते हैं। सॉलिड है, इसको हीट दिए तो द्रव में आया, जब इसको हीट दिए तो गैस बन गया ना। अब बताइए, जब गैस को संघनित करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे, वो धीरे 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 किस में आ जाएगा, वाटर में। और वाटर को और फ्रीजिंग करेंगे तो किस में आ जाएगा, सॉलिड में। तो हम देख रहे हैं सॉलिड से द्रव और द्रव से गैस, गैस से द्रव और द्रव से सॉलिड हो रहा है। लेकिन बीच वाला पोर्शन खत्म हो जाए, ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड से गैस और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आता हो, अब बीच वाला पोर्शन द्रव में नहीं आए, तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। एक ऐसा चेंजिंग जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करके सॉलिड से डायरेक्ट गैस में परिणत हो जाए, या गैस से
सॉलिड में परिणत हो जाए उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। हमने देखिए यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल कि ठोस है, इसको उष्मा दिया गया तो डायरेक्ट चेंज होके गैस बन गया, तो ये डायरेक्ट चेंज जो हुआ ना इसी को कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि एग्जाम्पल आपको पूछेगा एग्जाम में, कहेगा कपूर किसका उदाहरण है ना, तो कपूर आप खरीद के लाइए दुकान से और उसको पुड़िया से खोल के टेबल पर रख दीजिए, 1 घंटा के बाद आइएगा पता चलेगा कि कपूर गायब हो गया, कहाँ चला गया खोजते रहिएगा पूरे घर में मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि कपूर जो है सॉलिड था और बाहर में टेबल पर रख दिए, उसको उष्मा मिला मतलब हीट मिला और हीट के कारण क्या हो गया, उसका ऊर्ध्वपातन हो गया मतलब उड़ गया, गैस बन के खत्म। उसी प्रकार से अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर भी कहते हैं, आयोडीन नमक के साथ भी ऐसा होता है। नमक कपूर नहीं खरीदिएगा तो नमक तभी घर में होबे न करेगा, ज़्यादा नहीं 1 kg ले लीजिएगा कि उसको 1 महीना लग जाएगा ख़त्म होने में। हल्का चुटकी भर जो है ना नमक ले लीजिए, ठीक है, और उसको जाके धूप में रख दीजिए, मतलब बाहर में, घर के बाहर आ जाइएगा, सुबह रख दीजिए, शाम में देखने के लिए जाइएगा पता चलेगा गायब हो गया। तो आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, शुष्क बर्फ़ हो गया। तो इस प्रकार के जो हम कुछ एग्जाम्पल दिए ना, इस एग्जाम्पल को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, एग्जाम के व्यू से ज़्यादा अगर पूछ दिया तो यहाँ ही आएगा, कहेगा कि नेफ्थलीन किसका उदाहरण है, तो ऊर्ध्वपातन का। क्योंकि कपूर जो है डायरेक्ट सॉलिड से गैस में परिणत हो जाता है। तो ये जितना भी मैंने लिखाया हम ये सब का आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें से कहीं भी, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना यूनिट क्लास 1 क्लास 2 जो हम पढ़ाए हैं आपका पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक आधार पे और रासायनिक आधार पे, ये पूरा जब पढ़िएगा ना तो यहाँ से 1 नंबर का मात्र क्वेश्चन पूछेगा और निश्चित पूछेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको निश्चित पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये नहीं सोचिएगा कि 1 नंबर के लिए हम इतना चीज़ पढ़ेंगे, ऐसा अगर सोचिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि 12 चैप्टर ऐसा है जहाँ से एक ही नंबर का पूछा जाता है, तो आपको 12 चैप्टर छोड़ना पड़ेगा। आप विचार करिए कि आपको 1 नंबर के लिए सभी चैप्टर को पढ़ना है कि छोड़ना है, ठीक है। तो आप जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, नोट लिखा रहे हैं, इसको आप लिखते जाइए, ठीक है। और एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा ये सब नहीं पूछेगा, पूछता है। जब पूछेगा तो उस समय आप कहोगे कि मैंने गलती किया, तो इसीलिए आप जितना है सबको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमने 2 वीडियो बनाया पदार्थ के वर्गीकरण से रिलेटेड। फर्स्ट वीडियो में हम ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़े और सेकेंड वीडियो में हम तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में पढ़ाई किया। अब इस दोनों वीडियो से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो मॉडल सेट हमने बनाया है, वो आपके सामने देखिए। एक एक करके क्वेश्चन पे हम विचार करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, कहता है किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छा से। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, मतलब डायरेक्ट ठोस से वाष्प में बदलना। अभी जस्ट पढ़ाए हैं, क्या था, कपूर से गैस बन जाना, ऊर्ध्वपातन था ना। देखिए तो ऑप्शन नंबर घ मतलब डी नंबर, घ में आपका ऊर्ध्वपातन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। दूसरा देखिए, कहता है वाष्प की क्रिया से उत्पन्न होती है। अभी जस्ट हमने पढ़ाया, जब वाष्पन होता है पानी के सतह पे तो उसके आसपास जाइएगा तो आपको ठंडा महसूस होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना, ख ना, ठंडक। तो वाष्पन की क्रिया से क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक। ये पहला वीडियो में हमने पढ़ाया था कि ज्यों ज्यों ऊपर बढ़िएगा, ऊपर बढ़ने पे मतलब पृथ्वी की सतह पर वायु का जितना दबाव है, और ज्यों ज्यों आप पहाड़ पे चढ़िएगा तो वायु का दबाव घटने लगता है। अब वायु का दबाव ज्यों ही घटेगा तो बताइए क्वथनांक क्या होगा, याद है कि नहीं कुछ, क्वथनांक भी घटता है। वायु का दबाव बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ता है और वायु का दबाव घटेगा तो क्वथनांक भी घटता है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, पहाड़ पर खाना बनाने में ज़्यादा समय लगता है कि कम, तो आपको ज़्यादा समय लगता है। क्यों, क्योंकि पानी जो है पृथ्वी पे 100 डिग्री टेम्परेचर पे जाने के बाद उबलेगा, लेकिन ज्यों ज्यों आप पहाड़ पे जाइएगा तो वहाँ पानी
100 डिग्री से पहले ही उबलने लगता है, यानी 72 से 75 डिग्री पर उबलने लगता है। एक बात बताइए, पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए था, लेकिन वो 72 डिग्री पर वो उबलने लगा। तो मतलब कोई भी वस्तु को पकने के लिए उसको कितना टेम्परेचर चाहिए था? 100 डिग्री चाहिए था। अब पहाड़ पे कभी पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, यानी उसको 100 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में बहुत समय लगेगा। सुबह खिचड़ी चढ़ाइएगा, शाम में जाके बनेगा। तो इसीलिए ऊंचाई बढ़ने पर वायु का दबाव घटता है तो क्वथनांक भी घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, एकदम बहुत इजी है। अब एक काम करिए, बर्फ़ को टेम्परेचर दीजिए, वाटर बनेगा, वाटर को टेम्परेचर दीजिए तो गैस बन जाएगा। गैस को जब आप संघनित करिए, संघनित मतलब क्या? फ्रीजिंग करिए। तो जब गैस पूरी तरह से एक जगह जमा हो जाता है तो क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है, बनता है ना। तो वही बात तो कह रहा है यहाँ पे, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, मतलब एक जगह जमा हो जाना। जैसे हम लोग के घर में एलपीजी गैस है ना, एलपीजी गैस को हम क्या कहते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लेकिन जब ही हम उस सिलेंडर से खोल देते हैं तो वो गैस बन के उड़ जाता है। पानी भी लिक्विड है, एलपीजी भी लिक्विड है, पानी नहीं उड़ता है, गैस एलपीजी कैसे उड़ गया? अरे बाबू, उस गैस को संघनित करके सिलेंडर में भर दिया गया दबाव से, तो इसीलिए उसको हम पढ़ते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जब गैस से द्रव बनता है तो उसको संघनन द्वारा बनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है ग नंबर में, संघनन। क्वेश्चन नंबर 5, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है, बताइए क्या होगा? ठोस है, ठोस को द्रव में परिवर्तित किया जा रहा है, ये तो हो जाएगा द्रवनांक ना। क्या हो जाएगा? द्रवनांक। मतलब कोई ठोस है, जैसे लोहा है, उसको हम टेम्परेचर देंगे तो उसमें मेल्टिंग होगा ना, मेल्ट होके पिघल जाएगा, तो उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस ताप पे कोई ठोस पिघलना शुरू कर दे उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, यानी हो जाएगा द्रवनांक। क नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? ये भी हम पढ़ाए हैं थ्योरी में। यानी ठोस के अणुओं के बीच, कोई भी वस्तु हो उसके अणुओं के बीच एक बल होता है, उस बल का नाम होता है अंतराण्विक आकर्षण बल। क्या होगा? अंतराण्विक आकर्षण बल। मतलब क्या? अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वो होता है अंतराण्विक आकर्षण बल। ऑप्शन नंबर क नहीं, सॉरी, स्थान है क में, ग है, अंतराण्विक बल। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाता है। सही बात है। आप सेंट लगाते हैं रूम में, लेकिन रूम के बाहर देखिए वो पूरा महकने लगता है। आप सेंट लगाते हैं बॉडी में, लेकिन चलते हैं तो एकदम पूरा रास्ता महकते रहता है। इसका मतलब क्या है? इसको कहा जाता है क्या? देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रसरण। प्रसरण मतलब फैल जाना। मतलब जब भी इत्र को खोलिएगा तो गैस चारों तरफ फैल जाता है, तो वो प्रोसेस होता है, वो प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया का नाम है प्रसरण। तो ऑप्शन नंबर ख। अब देखिए आगे क्वेश्चन है 8 नंबर, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि। अच्छा क्वेश्चन है ना। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि, सही बात है। बर्फ जो है पानी के सतह पर तैरता है, जबकि हम पढ़े हैं कि ठोस वस्तु जो होता है पानी में डूब जाता है। बर्फ ठोस होने के बाद भी वो पानी के सतह पर तैरते रहता है। तो कोई भी वस्तु पानी पे कब तैरेगा? जब उसका डेंसिटी पानी से कम हो। क्या? सही बात है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? यह जल से भारी होता है? नहीं, भारी रहेगा तो डूबिए जाएगा। बर्फ़ और जल का घनत्व समान होता है? बिल्कुल नहीं होगा। बर्फ़ का घनत्व कम होता है और जल का घनत्व ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा घनत्व वाला वस्तु पानी में रखोगे ना तो वो डूब जाएगा। ठीक है। जैसे कि हम एक ले लेते हैं, रुई का गेंद ले लीजिए। रुई का जो घनत्व होता है कॉटन का, पानी से कम होता है। पानी पर रख दीजिए वो तैरते रहेगा भर दिन। लेकिन वहीं उतने बड़ा ले लीजिए लोहा का गेंद और पानी में रख दीजिए, तुरंत डूब जाएगा, क्योंकि लोहा का जो घनत्व होता है पानी से ज़्यादा। तो बर्फ़ का घनत्व निश्चित कम होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमें आंसर देना है।
बर्फ़ जल से हल्का होता है, हाँ ये सही लग रहा है। बर्फ़ का घनत्व जल से अधिक होता है, ये भी नहीं, तीनों गलत, इसका मतलब गोवा होगा। बर्फ़ जल से हल्का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? वाह, ये हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है और प्लाज्मा के कारण ही सूर्य, तारे, ग्रह चमकते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन यहाँ देखिए कहता सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है निम्न ताप, बिल्कुल नहीं। उच्च दाब, ये भी नहीं। उच्च ताप, हाँ गोवा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत अत्यधिक ताप होता है और इसका यूज हम उसमें लिखा चुके हैं, आप देख लीजिएगा वो वीडियो, फर्स्ट वाला वीडियो। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर गैस का आयतन। गर्म करने पर गैस का आयतन, पहला कहता है बढ़ जाता है, घट जाता है, वह परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या होगा? गर्म करने पर गैस का आयतन, जब हम गर्म करेंगे तो आयतन तो बढ़ जाएगा, सही बात है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, और ठंडा करने पर आयतन घट जाएगा। तो ये कुल मिला के आगे भी क्वेश्चन है, कहता है आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। जस्ट देखिए इसी में हम पढ़ाए हैं। आर्द्र वायु मतलब नमी युक्त वायु, वैसा वायु जिसमें नमी हो, पानी हो, कुहासा हो, तो उसमें तो कपड़ा सूखेगा नहीं। तो इसमें होगा विलंब से, सही बात है। जल्द से, उष्ण के कारण, ठंडक के कारण नहीं, बहुत लेट से सूखेगा। कौन नंबर आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हवादार जगहों पर द्रव वाष्पन का वेग बढ़ जाता है। देखिए हवा जब तेज चलेगा ना, वाष्पन का दर बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। हवा बढ़ने पे वाष्पन का दर बढ़ जाता है। और वाष्पन का दर किस किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हवा पे डिपेंड करता है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर अधिक, वाष्पन अधिक। हवा जो से चलेगा तो वाष्पन भी बहुत तेज़ी से होगा। द्रव की सतह का क्षेत्रफल बड़ा होगा तो वाष्पन भी बहुत तेज़ी से होगा। तो ये कुल मिला के 12-13 क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, 1 मिनट। आप दिख रहा होगा। निम्नलिखित में कौन तत्व है? बताए थे ना तत्व यौगिक मिश्रण में। यहाँ पे देखिए पित्तल है, स्टेनलेस स्टील है, आर्सेनिक है, सिलिका है। गलत हो जाएगा। मतलब क्या? तत्व अकेला होता है, वो किसी दूसरे तत्वों के संयोग से नहीं बनता है। तो एकलौता तो गो नंबर में आर्सेनिक होगा ना। स्टील भी मिश्रण है, वो मिश्रण नहीं मतलब वो यौगिक है। पित्तल भी यौगिक है, सिरका भी है। तो हमारा आर्सेनिक हो जाएगा तत्व। 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? ऑक्सीजन ये तत्व होगा, ब्रोमीन भी तत्व होगा, कागज नहीं होगा, कागज तत्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कागज तो मानिए मिश्रण ही है। कागज जो बनाया गया है उसमें बहुत सारे पदार्थ को मिला के बनाया गया है। तो कागज आपका हो जाएगा मिश्रण, यानी तत्व नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गौ। पूछ रहा है तत्व नहीं है, तो गौ नंबर। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? यौगिक मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों के समान अनुपात में मिलने से बनता है। तो 3 नंबर का आंसर स्टील नहीं होगा, पित्तल ये भी नहीं, आयोडीन नमक ये तो है, सोडियम क्लोराइड होगा ये, संगमरमर। कन्फ्यूजन लग रहा है यहाँ तो, मुझे आयोडीन लग रहा है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? आयोडीन होना चाहिए, आयोडीन ही होगा। संगमरमर भी लग रहा है, नहीं। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी लग रहा है, इससे कन्फ्यूजन है। बट आयोडीन नहीं होगा, सॉरी। आयोडीन को थोड़ी सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम हो गया, आयोडीन हो गया आई, ये तत्व है। संगमरमर होगा आंसर, ठीक है। इसका निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो संगमरमर एक यौगिक है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो आंसर हो जाएगा मेरा संगमरमर। निम्नलिखित में कौन धातु है? धातु तो देखिए 4 का हो जाएगा गौ, आयरन। धातु का गुण क्या है?
मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसमें चमक हो, जिसमें एक विशेष प्रकार की आवाज़ हो, मजबूत हो, उसको धातु कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा धातु, हो जाएगा कौन सा, 4 का गौ, आयरन। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? मिश्रण के लिए 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब असमान अनुपात में मिलाया जाता है। बारूद, चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। पहला नंबर बारूद हो जाएगा ना। अब 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है मतलब एक ऐसा मिश्रण जिसमें ठोस भी हो और द्रव भी हो। जैसे कि पानी में चीनी मिला दिए, ठोस द्रव का मिश्रण। पानी में नमक मिला दिए तो ठोस द्रव का मिश्रण। तो ये हो जाएगा चीनी और बालू का, नहीं तो ठोस ठोस का है। वायु नहीं, गैस का है। मिट्टी के कणों का मध्य स्थित वायु, ये भी नहीं होगा। नमक का जल में विलयन, एकदम बिल्कुल सही, गौ नंबर। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? देखिए यही क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना नहीं, मोमबत्ती का जलना, बिल्कुल मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन होगा। जल का जमना, ये भी होगा। कोयले का जलना, ये होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। तो आंसर हमारा यहाँ पे जल का जमना भी हो जाएगा। लेकिन आजकल जो मोमबत्ती आता है ना, मोमबत्ती जब जलेगा तो पता चलेगा कि मोमबत्ती बचा ही नहीं, ठीक है। लेकिन पहले जो मोमबत्ती आता था, वो मोमबत्ती जलने के बाद हमें बहुत सारा मोमबत्ती बच भी जाता था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जल का जमना। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का उबलना, 9। लोहे का पिघलना, जलवाष्प का संघनन, ये भी नहीं। कोयले का जलना, कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बिल्कुल सही। जल का उबलना भौतिक परिवर्तन है। लोहे का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन लोहे पे जंग लगना, ये रासायनिक हो जाएगा। जलवाष्प का संघनन, ये भी आपका भौतिक है। खरिया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम कंठस्थ याद ही कर लो, खरिया वाला। खरिया है एक यौगिक, मिश्रण नहीं है, तत्व नहीं है, क्या है? एक यौगिक है।